गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, आपके अपने पसंदीदा चैनल कॉमर्स एकेडमी में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिबेंचर। डिबेंचर की अकाउंटिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ सर, हम लोग भी मूड बनाकर आए हैं कि आज डिबेंचर पढ़ेंगे। शेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है और शेयर और डिबेंचर का नाता बहुत क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। यानी अगर शेयर आपने अच्छे से पढ़ा तो डिबेंचर में डियर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम में डिबेंचर पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीए सीपीटी हो, चाहे 11 12 जो 12 का आपका है, यूपी सीबीएसई आईएससी, साथ में सीए सीएससीएम में फाउंडेशन, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट, हर जगह पर आपको डिबेंचर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सर इसका मतलब आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बड़ा ही अच्छा टॉपिक आज मेरे साथ सीखने वाले हैं डिबेंचर के बारे में। सब कुछ बताएंगे, एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये सेशन देखने के पहले शेयर आपको डिटेल में पढ़ लेना है। अगर आप डायरेक्टली डिबेंचर पढ़ेंगे तो आपको डिबेंचर की क्लास हमारी समझ में नहीं आएगी। आपको पहले से अगर शेयर आता है तब भी आपको डिबेंचर समझ में आएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैंने 90% बात जो शेयर डिबेंचर में कॉमन है वो शेयर में हमने पढ़ा रखा है। अब डिबेंचर में हम उसे दोबारा पढ़ाएंगे तो हमारा टाइम जो है किल होगा। हम प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा यहाँ डिस्कस करेंगे। रूल आपको शेयर में जाकर क्लियर कर लेना है। ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं हम लोग वैसे ही आज करने वाले हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पे खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम टेबल्स आप सभी के बन गए होंगे। हाँ सर, बिल्कुल बन गया है। पढ़ाई बिल्कुल ढर्रे पे चल रही है, खूब सारी मेहनत हो रही है, खूब सारी प्रैक्टिस हो रही है। और सच में अगर ऐसा हो रहा है तो रिजल्ट वही होने वाला है जो आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं। हाँ जी सर, वही होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं डिबेंचर। डिबेंचर को पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ी सी बात और कंपनी के बारे में बताते हैं। एक वर्ड आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है सर? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है किसी कंपनी की टोटल कैपिटल जो होती है उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी कंपनी को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। हाँ सर, बिल्कुल जरूरत होती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कंपनी के फंड की बात करते हैं, कंपनी के फंड की बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल का फंड दो पार्ट में डिवाइडेड है। किसमें किसमें? या तो आप कैपिटल से अपना बिजनेस रन कराओगे या तो आप अपना बिजनेस लोन से रन कराओगे। यानी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के दो पार्ट हैं। एक तो कैपिटल है। कैपिटल का मतलब जो अमाउंट आपने अपने घर से, अपने बैंक से, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से, किसी से भी लेकर आप जो अपना पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को आप कैपिटल कहते हैं। हाँ जी सर। दूसरा क्या है कि कैपिटल स्टार्ट करने के बाद अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपने जो आउटसाइडर से लोन लिया वो भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। दोनों पर आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। ये जो आपकी कैपिटल है डियर, इस कैपिटल के दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं सर? इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और एक आपका होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब आप बीकॉम में जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको ये बात खूब डिटेल में पढ़ाई जाएगी। अभी मुझे डिबेंचर पढ़ाना है, डिबेंचर इसी का एक पार्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए कि डिबेंचर क्या होता है। लोन में आपको दो चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा सर लोन में? लोन में सर एक तो आपको मिलेगा डिबेंचर और दूसरा आपको मिलेगा क्या सर? दूसरा आपको मिलेगा लोन फ्रॉम बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या तो आप बैंक से लोन लेंगे या किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेंगे और उसी लोन की हेल्प से आप जो है क्या जनरेट करेंगे? फंड जनरेट करेंगे। फंड, सोर्स ऑफ फंड आपका बनेगा और उसी फंड से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कराएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट के बदले में आप इनका पेमेंट करेंगे। जितना आप इन्हें यूज करेंगे उसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है? पेमेंट। सर जब हम लोन लेते हैं किसी पर्सन से तो हमें लोन पर क्या पे करना पड़ता है? सर लोन पर हमें पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट सर फिक्स होता है। जब भी आप किसी भी बैंक से लोन लेंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा। पक्का सर? हाँ जी सर, ये बात हम सभी को पता है।
सेम कहानी, डिबेंचर भी लोन का ही पार्ट है। जब आप डिबेंचर मार्केट में इशू करेंगे तो जो डिबेंचर होल्डर होगा उसे आपको उसके डिबेंचर पे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब सर व्हाट इज द डिबेंचर? डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ लोन। सर डिबेंचर इज अ टाइप्स ऑफ लोन which is issued by company to the public. The holder of the debenture is known as debenture holder. A rate of interest is fixed on debentures. कहते हैं सर डिबेंचर लोन का पार्ट है जो कंपनी के द्वारा शेयर की तरह इशू किया जाता है और उसके डिबेंचर को कौन खरीदता है? पब्लिक खरीदती है। पब्लिक डिबेंचर क्यों खरीदती है? क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उस डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है सर? फिक्स होता है। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उन्हें कंपनी का डिबेंचर मिल जाए। क्यों? कहते हैं सर जो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल जब कंपनी मार्केट में इशू करती है तो कंपनी को बदले में, इसके बदले में क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले में भी क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। इसको एक्चुअली में कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए मैं थोड़ी सी बात आपको बीकॉम की भी बता दे रहा हूं, ये बीकॉम की बात नहीं है एक्चुअली में ये आपके बिजनेस की बेसिक बात है। यानी जब हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेने के बदले में हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ लोन कहलाता है। कॉस्ट का मतलब क्या है? लागत। उस लोन को लेने की लागत क्या है? लोन हमने 10 लाख रुपए का लिया, 10 लाख का लोन टेकन फ्रॉम द एसबीआई बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 10 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा सर। हाँ जी सर, एनुअली 1 लाख आएगा। तो 10 लाख का लोन आपने लिया तो वो पैसा आपका तो हुआ नहीं, आज नहीं तो कल वो पैसा आपको क्या करना पड़ेगा सर? वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। साथ में जब तक आप उस पैसे को अपने पास रखेंगे उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ लोन कहलाएगी। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी चाहे कैपिटल यूज करे चाहे लोन यूज करे, कंपनी को कॉस्ट चुकानी पड़ती है, कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जब कंपनी कैपिटल से फंड जनरेट करती है तो वहां पर कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसकी डिटेल शेयर के चैप्टर में हमने आपको खूब अच्छे से पढ़ाई है। वो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर भी होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल से कैपिटल लेने के बदले में कंपनी को क्या पे करना पड़ता है सर? डिविडेंड देना पड़ता है। बस अच्छाई ये है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। यानी सारा पेमेंट करने के बाद अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ये कंपनी के अल्टीमेट ओनर होते हैं। अब इनकी बात हम आपको बताते हैं और अच्छे से इनके बारे में कि इकोनॉमिस्ट ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कही मैं आपको बताऊंगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कैपिटल का पार्ट है। जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कैपिटल मंगाएगी यानी कैपिटल लेगी तो बदले में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा सर? डिविडेंड पे करना पड़ेगा। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फिक्स होता है। दूसरी बात, इनके पास 2 राइट है। पहला राइट क्या है कि रेट ऑफ डिविडेंड आपको फिक्स रखना पड़ेगा। दूसरा राइट ये है इनके पास, जब कंपनी बंद होगी तो पैसा वापसी जब होगा तो सबसे पहले पैसा वापस लेने का राइट किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। उसके बाद पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल को। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। साथ में मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में ये बताया कि मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई रोल नहीं होता है। साथ में हमने आपको ये भी बताया कि वोटिंग राइट भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का निल होता है, 0 होता है। यानी कंपनी के एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट करने का कोई राइट नहीं होता है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट भी है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होने के साथ साथ और क्या है सर? कहते हैं सर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी राइट इक्विटी शेयर होल्डर के हैंड में होता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल का रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। अच्छा जी सर, लोन के बदले में इंटरेस्ट देना होगा। कंपनी लोन से भी अपना बिजनेस चलाएगी। अभी हम आपको आज कहानी समझाते हैं, ट्रेड ऑन इक्विटी कहा जाता है। जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि हमें पढ़ाना है डिबेंचर। थोड़ा सा हम आपको बेसिक बता रहे हैं जो आगे चल के आपको बहुत
मजा आएगा, इसलिए भी आएगा क्योंकि जब आप आगे की पढ़ाई करोगे तो आपके माइंड में ये सारी चीजें पहले से बनी रहेंगी, एक स्ट्रक्चर सेट रहेगा, बेस क्लियर रहेगा कि हाँ किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब भी आप पढ़ोगे, एफएम पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, पूरे एफएम में इसी की एनालिसिस है। अच्छा जी सर, कंपनी के बाद दो ऑप्शन है, या तो कैपिटल से फंड जनरेट करे या तो वो लोन से जनरेट करे। कैपिटल पे डिविडेंड देना है, लोन पर उसे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। लोन दो तरीके का है, या तो आप बैंक या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेंगे, या तो कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू करके भी लोन जनरेट कर सकती है। डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन, जिसके बदले में कंपनी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, यानी लेनदार, यानी इनका पैसा कंपनी को आज नहीं तो कल हर हाल में वापस करना पड़ेगा। डिबेंचर के जब टाइप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा रिडीमेबल, इरिडीमेबल। आज की डेट में इरिडीमेबल डिबेंचर कुछ भी नहीं होते हैं, यानी आपको डिबेंचर का पैसा रिडीम करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जब आप डिबेंचर इशू कर रहे होंगे उसी टाइम आपको डिबेंचर में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, कितने टाइम का डिबेंचर है ये भी आपको बताना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। इसका मतलब सर ये लोन का सेक्शन है, अभी तक जो शेयर वाला चैप्टर पढ़ा वो हमारा कैपिटल का सेक्शन था, अब हम लोन वाले सेक्शन में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं सर, डिबेंचर का पार्ट पढ़ रहे हैं आज की डेट में। ओके सर, चलिए पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात कि डिबेंचर जो है वो कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर के लोन का एक पार्ट है, जो लाइक एज लोन ट्रीट होता है। कंपनी इसको डिबेंचर इसलिए बोलती है क्योंकि ये शेयर की तरह, इसके मैक्सिमम नेचर शेयर की तरह है। जैसे शेयर इशू किया जाता है वैसा डिबेंचर इशू किया जाता है। जैसे पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, वैसे ही डिबेंचर इशू करने का राइट केवल पब्लिक कंपनी को है, प्राइवेट कंपनी को नहीं है। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल पे या कैपिटल के बदले में कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, वैसे ही डिबेंचर के बदले में क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। सर एंट्री कैसे होगी? सेम एंट्री जो आप शेयर में करते थे वही एंट्री आप डिबेंचर में करेंगे। सर या तो लमसम मेथड होगा या तो इंस्टॉलमेंट मेथड होगा। इंस्टॉलमेंट मेथड होगा तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री होगी, कॉल की एंट्री होगी और साथ में कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री होगी, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री होगी। सर क्या डिबेंचर को हम फॉरफिट भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, डिबेंचर कैपिटल नहीं है, डिबेंचर एक लोन है। तो डिबेंचर का पैसा, लोन का पैसा आप वापस कर सकते हैं, फॉरफिट नहीं कर सकते हैं। यानी डिबेंचर का रिडेम्पशन होता है, डिबेंचर कभी फॉरफिट नहीं होता है, डिबेंचर कभी फॉरफिट नहीं होता है। तो डिबेंचर में फॉरफिचर की हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। और सबसे अच्छी बात, पेंडेमिक की वजह से सीबीएसई ने कहा कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हम बच्चों को इस बार नहीं पढ़वाएंगे क्योंकि बहुत प्यारे और मासूम बच्चे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए पेंडेमिक की वजह से सिलेबस पूरा अपडेट नहीं कर पाएंगे, पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। तो डिबेंचर का, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का पार्ट सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है इस सेशन के लिए, सेशन 2020 के लिए। तो आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। शेयर में कुछ भी नहीं हटाया गया था, मैंने आपको शेयर कंप्लीट पढ़ाया। डिबेंचर में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको नहीं पढ़ना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अच्छा जी सर, आगे चलते हैं। सर आप इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में कुछ बताने वाले थे, आप कह रहे थे किसी राइटर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। हाँ जी, किसी राइटर ने कहा था कि इक्विटी शेयर होल्डर एक्चुअली में गृहिणी के समान होते हैं, हाउस वाइफ के समान होते हैं। सर हाउस वाइफ की तरह होते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाउस वाइफ का काम है खाना बनाना, घर में सबको खाना खिलाना, और सबको खाना खिलाने के बाद अगर खाना बचेगा तो उसको खाना मिलेगा, और अगर खाना नहीं बचेगा तो खाना उसे नहीं मिलेगा। यानी वो अल्टीमेट ओनर है, उसको सबको मैनेज करना है। तो सबका पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अगर पैसा नहीं बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। तो बेसिक बातें शायद आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है?
वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड, किसी कंपनी के द्वारा जो वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड है, अलग अलग सोर्स ऑफ फंड का जो कॉम्बिनेशन है, उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कंपनी के पास वैसे 3 सोर्स होते हैं, एक तो आपका है कैपिटल, दूसरा आपका लोन, तीसरा आपको मिलता है रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। टू द पॉइंट, लोन आपका जो है, लोन का मतलब आपको पता है कि आउटसाइडर से लिया गया वो पैसा जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद जो पैसा हमें वापस करना होता है सर, वो हमारे लिए लोन कहलाता है। लोन एक्चुअली में लायबिलिटी है, तो डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ लोन। डिबेंचर भी लायबिलिटी है, बस डिबेंचर का नेचर लाइक एज शेयर होता है, यानी डिबेंचर इशू किया जाता है। जैसे आप शेयर पे पैसा मंगाते हैं वैसे आप डिबेंचर पे भी पैसा मंगाएंगे। सारे टॉपिक डिबेंचर और शेयर के कॉमन है, एक टॉपिक आपका डिबेंचर और शेयर का कॉमन नहीं है। क्या सर? शेयर जो है हमारी कैपिटल का पार्ट है, हम शेयर को फॉरफीट कर सकते हैं, शेयर को रीइश्यू कर सकते हैं और उसका पैसा कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर को फॉरफीट नहीं कर सकते, डिबेंचर को कैंसिल नहीं कर सकते। हमने डिबेंचर इशू किया, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, इसका मतलब कंपनी ने मार्केट से लोन लिया। जब आप लोन लेंगे तो लोन के पैसे को आप कैंसिल नहीं कर सकते, लोन का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, लोन का रिफंड आपको करना पड़ेगा। यानी अगर आप बैंक से लोन लें और आपके हाथ में ये पावर आ जाए कि हमें बैंक का लोन अब कैंसिल कर देना है, 2 साल तक बैंक का लोन हम लेंगे, यूज करेंगे, बाद में अब हमारा मन नहीं कर रहा तो हम कैंसिल कर देंगे, फिर तो बैंक का एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगा। माय डियर, बैंक का लोन जो है वो डिबेंचर की ही तरह होता है, यानी हमारा डिबेंचर लाइक एज लोन है, तो डिबेंचर को रिडीम करेंगे। रिडीम का मतलब डिबेंचर का पैसा वापस होगा, लेकिन डिबेंचर को कभी भी फॉरफिट नहीं किया जाएगा, डिबेंचर को कभी भी फॉरफिट नहीं किया जाएगा, डिबेंचर को रिडीम किया जाएगा, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में इस बार नहीं रखा गया है। अच्छा जी सर, जब आप इतना मेहनत से बता रहे हैं तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं आपके चैप्टर में, जहां हम शुरुआत करते हैं डिबेंचर के बारे में। कहते हैं सर क्या होता है डिबेंचर? सर समझ आ गया डिबेंचर क्या होता है, डेफिनेशन हम लोग पढ़ भी लेंगे, लेकिन आप कहते हैं तो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं इसके बारे में। देख लीजिए आप टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आप यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए, ये टॉपिक आपको यहाँ पर हमारे साथ चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। शेयर कवर है तो डिबेंचर आपका कवर हो जाएगा विद इन 1 आवर, 1 घंटे में डिबेंचर कवर्ड, बट शेयर आपका कवर होना चाहिए। अच्छा जी सर, तो इसमें मीनिंग एंड फीचर ऑफ डिबेंचर थ्योरेटिकल पार्ट में एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका डिबेंचर का पार्ट बीकॉम बीबीए बीकॉम ऑनर्स में भी है। हमने आपसे कहा सभी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डिबेंचर। तो प्लीज कंसंट्रेट होकर डिबेंचर के बारे में सुने। बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके सर, तो पहले हमने बताया आपको ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर थ्योरेटिकल पार्ट है, क्वेश्चन जरूर बनेगा एमसीक्यू से। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, सर ये तो पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है। शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ लोन। शेयर पे डिविडेंड दिया जाता है, जबकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है। शेयर को होल्ड करने वाला शेयर होल्डर कहलाता है, डिबेंचर को होल्ड करने वाला डिबेंचर होल्डर कहलाता है। शेयर होल्डर कंपनी का अल्टीमेट ओनर होता है, डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। शेयर होल्डर एजीएम में पार्टिसिपेट कर सकता है, डिबेंचर होल्डर एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। शेयर होल्डर के पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, डिबेंचर के पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं है। सर शेयर होल्डर कंपनी का इंटरनल बंदा होता है, डिबेंचर होल्डर कंपनी का एक्सटर्नल बंदा होता है। जब शेयर डिबेंचर पढ़ लोगे ना, जैसे मैं आपको डिफरेंस सुनाता चल रहा हूं, ऐसे आप लिखते जाओ, अनंत अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा जी सर, चलें आगे। हाँ जी सर चलते हैं। फिर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, सबसे बड़ी बात
सबसे बड़ी बात कि सर हमने ये पढ़ा था शेयर के चैप्टर में कि डिस्काउंट नहीं है, लेकिन डिबेंचर में आपको डिस्काउंट पढ़ना है। डिबेंचर में आपको डिस्काउंट पढ़ने को मिलेगा। तो यहां पर इशू ऑफ डिबेंचर किस पे है? फॉर कैश पर्पस के लिए एट पार वाला भी सेगमेंट पढ़ेंगे, प्रीमियम भी पढ़ेंगे, डिस्काउंट भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपने शेयर के चैप्टर में नहीं पढ़ा। री इशू के टाइम पढ़ा, लेकिन शेयर डिस्काउंट पे इशू होना बंद हो गया है। कंपनी एक्ट 2013 ये कहती है कि मार्केट में कोई भी कंपनी अब अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन डिबेंचर को अभी भी डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। तो ये पार्ट भी आप मेरे साथ यहां पर सीखेंगे। अच्छा जी सर, आगे चलते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर में हम आपको पढ़ा कराए हैं वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते थे। कभी हम बिजनेस खरीदते थे, कभी परचेज कंसिडरेशन दिया होता था। तो अदर देन कैश कंसिडरेशन की सारी कहानी आप शेयर में कवर कर चुके हैं। सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट आपका डिबेंचर में भी है, तो कहीं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा जी सर, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये क्या है सर? बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी भी हम पढ़ेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है जब डिबेंचर को सिक्योरिटी के फॉर्म में कंपनी, सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्म में कंपनी इशू करती है, तो उसी को हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी के 2 मेथड हैं, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। कुछ का मानना है कि डिबेंचर को जब हम सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू करेंगे तो उसे हम इशू ऑफ डिबेंचर नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जब डिबेंचर को सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किया जाता है सर, तो उसे हम इशू ऑफ डिबेंचर मान लेते हैं। तो दोनों की एंट्री है, दोनों का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन है। आज की क्लास में आप मेरे साथ सीखने वाले हैं, तो लास्ट सेशन तक, क्लास के लास्ट सेशन तक आप लास्ट टाइम तक बने रहे मेरे साथ। ये सारी बातों पर डिटेल आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सर इसको कोलेटरल क्यों कहते हैं? माय डियर, कोलेटरल इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए कंपनी ने किसी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने कहा सर आप पहले प्राइमरी सिक्योरिटी रखिए। तो हमने बैंक के पास अपने कार के पेपर रख दिए। मैंने कहा सर ये लो मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी। बैंक ने कहा प्राइमरी सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, सेकेंडरी सिक्योरिटी भी रखना पड़ेगा आपको। हमने कहा सर सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी में क्या रख दूं? बैंक ने कहा कुछ भी रख दो, मेरे से मतलब नहीं, लेकिन मुझे सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहिए। तो कंपनी अपना डिबेंचर उठाकर बैंक के पास सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्म में रख देती है, जबकि डिबेंचर खुद लोन है और लोन के बदले लोन को सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा जा रहा है, इसलिए हम इसको कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं। डिटेल आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं थोड़ी देर में। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि जब रिडेम्पशन की टाइम पर क्या जनरल एंट्री होती है। 6 केसेज मिलेंगे, इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट। ऐसी आपके 6 केसेज हैं। वैसे रिडीम कभी डिस्काउंट पे नहीं होता है। वो सारे 6 केसेज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एक क्वेश्चन वहां से हर हाल में आपको मिलेगा। अच्छा जी सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक विथ टीडीएस, यहां पे इन्होंने टीडीएस नहीं बताया है, हालांकि डिटेल अंदर होगा, अभी आप मिलेगा। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को हम टीडीएस कहते हैं। और सर वो टॉपिक आपको यहां पर मिलने वाला है। एक बड़ा ही अपडेटेड टॉपिक और आपके यहां है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये भी टॉपिक आप पढ़ेंगे। ये 2 से 3 साल पहले आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, पूछा बहुत जाता है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि डिबेंचर से एग्जामिनर को क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। तो एग्जामिनर क्या करने वाला है सर? एग्जामिनर ये करने वाला है कि आपसे इस वाले पार्ट में, बेसिक वाले पार्ट में क्वेश्चंस खूब घुमाकर आपसे पूछेगा। तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। डिबेंचर पे कमांड बनाना है तो पहले शेयर पढ़िए। शेयर जब डिटेल आपका क्लियर हो जाए तभी आप डिबेंचर पर आइएगा, तब आपको डिबेंचर डियर ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चीजों को हौले हौले सीखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। एक बार आप चीज को सीख जाइए, उसके बाद तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आपकी गलती क्या है?
आप लोग जिस दिन पढ़ना शुरू करते हैं आप चाहते हैं कि उसी दिन आप उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाएं। नहीं, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। आप चीज़ों को सीखिए, उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। कई सारे ऐसे बच्चे हैं 12th हमारे यहाँ पास आउट होते हैं, तुरंत वो मार्केट में टीचिंग करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं सर इतना बढ़िया कंसेप्ट हमें क्लियर है, क्यों ना हम अपना ज्ञान आपकी तरह दूसरे लोगों को बांटें। वैसे भी हिंदुस्तान में ज्ञान बांटना सबसे आसान है, राय चंदों की कमी नहीं है। कुछ रिलेटिव के मैसेज आ रहे थे, अभी एक परसों हमारे पास एक मैसेज आया तो हमारे एक रिलेटिव बोले कि सर कुछ खाया पिया करो, इतनी मेहनत करते हो, इतना पढ़ाते हो, कुछ खाया पिया करो, बहुत पतले दुबले हो। तो मैंने उनको थोड़ी देर बाद मैसेज किया, मैंने कहा मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, आप जूस का पेमेंट कर दीजिए ताकि मैं डेली 1 गिलास जूस पी सकूं। महोदय तब से मुझे ब्लॉक करके रखे हैं, अनब्लॉक भी नहीं किया है। राय चंद यानी राय देना कितना आसान है, लेकिन जब आप उनसे पैसे की बात करेंगे ना वो आपको गायब हो जाएंगे। एक महोदय इलाहाबाद में, मैं भी बीच में था, तो एक महोदय जो है सुबह 9 बजे सो के उठे और मेरे से बोले कि सुबह अगर 5 बजे उठ के आप व्यायाम करें तो आप बहुत फिट रहेंगे। खुद 9 बजे सो के उठते हैं और आपको राय देते हैं कि आप 5 बजे उठकर अगर व्यायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। ये हिंदुस्तान है, राय चंदों की कमी नहीं है, ज्ञान बांटने वालों की कमी नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सही व्यक्ति की तलाश, सही शिक्षक की तलाश, सही गुरु की तलाश, सही मित्र की तलाश। और अगर मित्र और गुरु और पुस्तक ये तीनों आपके लिए आपके जीवन में अप्रोप्रिएट आपको मिल गई तो आपका जीवन क्या होने वाला है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका टीचर अच्छा नहीं मिला, आपका गुरु आपको अच्छा नहीं मिला और आपका मित्र आपको अच्छा नहीं मिला, फिर जीवन में आप कभी भी सफल और सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मित्र बाय डिफॉल्ट नहीं होते हैं, इनको डाउनलोड नहीं कर सकते हम मोबाइल में, ये हमारे आसपास होते हैं। हमारे चयन पे, हमारे चॉइस पे निर्भर करता है कि हम किसके साथ रहना पसंद करते हैं, किसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। अच्छे बुरे की समझ आपको 12th लेवल पे हो गई है। नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगी, पॉजिटिव एनर्जी में थोड़ा आपका मन कम लगेगा। सो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सही मित्र का चुनाव करें। मित्र का जीवन में, फ्रेंड का लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सही फ्रेंड का होना जो सुख दुख में आपके साथ हो, जो आपके डिमोटिवेट होने पर आपको मोटिवेट करे और आपके ओवर कॉन्फिडेंट होने पर आपको आपकी औकात भी याद दिलाती रहे कि नहीं सर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अभी तो झंडे गाड़ने हैं। ऐसे सही मित्रों का चुनाव करिए। 500 मित्र बनाने से बेहतर है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। हो सकता है कि इंडिविजुअली मैं जो बातें कह रहा हूं वो सबके लिए अलाउड ना हो, सबके लिए वो फॉलो ना हो, लेकिन 500 फ्रेंड्स बनाने से बेहतर है कि 5, 2 और 1 फ्रेंड बनाया जाए। जो बनाया जाए वो अच्छा बनाया जाए। अभी आप जिस क्लास में हैं, जहां से आपकी पढ़ाई चल रही है, वहां से आपके साथ के मित्र आपके लाइफ के लिए कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो ऑल टाइम पूरे लाइफ आपके लिए जुड़ जाएंगे। तो सही मित्रों का चयन आपके जीवन को अच्छी दिशा पे ले जा सकता है। अगर गलत फ्रेंड सर्किल में आप हैं, गलत इन्वायरमेंट आप हैं, तो आप चाहकर भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। लाइफ आपकी है, सोचना आपको है, करना क्या है आपको, ये आपको अपनी लाइफ में डिसाइड करना है। चलिए सर आते हैं क्लास पे। प्रवचन का टाइम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आजकल के बाबा लोग भी बहुत सारा प्रवचन दे रहे हैं, आप केवल अकाउंट पढ़ाते रहिए, प्रवचन का काम तो हमारे यहाँ भी चलता रहता है, घर में भी। चलिए डिवेंचर पे आते हैं। एज पर सेक्शन हम 2 क्लास 30 बता देते हैं आपको डिवेंचर में कि कंपनी डिवेंचर इंक्लूड द डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड एंड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी वेदर कंस्टिट्यूइंग अ चेंज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। अच्छा जी सर, और देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। अ डिवेंचर सर्टिफिकेट कंटेन्स, शुरू से पढ़ लिया जाए सर, पढ़ लेते हैं, शुरू से 2 मिनट लगेगा। चैप्टर की स्टार्टिंग है, जितना बेसिक पढ़े रहेंगे चैप्टर में कमांड सर उतनी ज्यादा रहेगी हमारी। चलो भाई, in addition to raising of a capital by issue of share, a company requiring fund on long term basis may borrow money by issue of debenture। कहते हैं कंपनी कैपिटल के साथ साथ अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में डिबेंचर को इशू करके फंड यानी लोन जनरेट कर सकती है। अ डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट।
कहते हैं सर डिबेंचर होता क्या है? डिबेंचर इज अ लाइक एज सर्टिफिकेट। आप जो नोट यूज करते हो वो नोट क्या है? सर वो नोट एक तरीके का सर्टिफिकेट ही तो है, प्रमाण पत्र है कि आपके हाथ में जो 10 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू 10 रुपीज है, क्योंकि उस पे आपके आरबीआई का सिग्नेचर है, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है। और आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होने का मतलब उस पीस ऑफ पेपर जो 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 का नोट या 2000 का जो नोट आपके हैंड में है, एक्चुअली में वो पीस ऑफ पेपर ही तो है और क्या है, कागज का एक टुकड़ा ही तो है। लेकिन भारत सरकार की कॉमन सील लगी है, साथ में आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि सर आपको इस 10 रुपए के बदले में 10 रुपए का सामान मिलेगा। यानी इस पीस ऑफ पेपर की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 10 रुपए है। ये कैसे डिसाइड हुआ? जब उस पर कॉमन सील लगा। लाइक एज वो सर्टिफिकेट ही तो है, एक प्रमाण पत्र है कि आप इतना पैसा देंगे तो बदले में आपको इतना सामान मिलेगा। तो डिबेंचर और शेयर क्या होता है? सर शेयर और डिबेंचर इज अ पीस ऑफ पेपर, वो कागज का एक टुकड़ा है जो लाइक एज सर्टिफिकेट इसको खरीदने वाले को दे दिया जाता है कि सर जब आप किसी कंपनी में डिबेंचर या शेयर खरीदने जाते हैं तो आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो एप्लीकेशन के साथ आपको एप्लीकेशन मनी भेजनी होती है। एप्लीकेशन मनी के बाद जब आपको शेयर या डिबेंचर अलॉट किया जाता है तो आपको शेयर या डिबेंचर का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसमें लिखा होता है कितने का डिबेंचर आपने खरीदा, डिबेंचर का रेट क्या है, आपका और कंपनी के बीच में इंटरेस्ट रेट फिक्स किस रेट पर हुआ है, डिबेंचर का रिडेम्पशन कब होना है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलेगा कि एनुअली मिलेगा कि क्वार्टरली मिलेगा कि मंथली मिलेगा। यानी सारे टर्म एंड कंडीशंस आपको उसी सर्टिफिकेट में लिखे होते हैं। वो सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि आप उस डिबेंचर के होल्डर हैं। जैसे आप घर खरीदते हैं, हाउस खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो आपको वहां पर आपके हाउस का, घर का एक पेपर मिलता है जहां पर आपको ओनरशिप दिखाई जाती है, हाँ इस हाउस के ओनर आप हैं। अगर वो पेपर ना हो तो सर कोई भी कब्जा कर लेगा, कोई दूसरा आकर हमारे घर पर रहने लगेगा और कहेगा ये घर हमारा है, हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो डिबेंचर इज लाइक एज अ सर्टिफिकेट। शेयर में भी सेम कहानी है, जो उसके होल्डर को कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। अच्छा जी सर, आगे चलते हैं। Thus, a debenture is a written acknowledgement of a debt taken by the company as these are issued under the seal of company। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इसी की तो सर हम लोगों की भी तलाश थी और ये पॉइंट हमें मिल गया। लिखा है आपको यहाँ से अ डिबेंचर, यहां से पॉइंट पढ़ेंगे। अ डिबेंचर इज इशूड बाय कंपनी। डिबेंचर कौन इशू करता है? कंपनी। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में, गिवन अंडर द सील ऑफ कंपनी, जो कंपनी की कॉमन सील जिस पर लगी होती है। दस अ डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेप्ट। कहते हैं डेप्ट का एक्नॉलेजमेंट है, रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है किस बारे में? टेकन बाय द कंपनी, जिस लोन को किसने लिया है सर? कंपनी ने लिया है। एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। सील का मतलब यहाँ पे कॉमन सील की बात हो रहे हैं। कंपनी की जो मोहर होती है उसी को हम कॉमन सील बोलते हैं। तो स्टैंप जो होता है उसी को कॉमन सील कहा जाता है। तो कॉमन सील के अंडर उसमें कॉमन सील लगा होता है और वो सर्टिफिकेट डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर को होल्ड करने के बदले में दिया जाता है, जिसमें डेब्ट से रिलेटेड सारी एक्नॉलेजमेंट दी जाती हैं। एनी डाउट सर? नो डाउट सर। आगे चलें? जी सर, चलते हैं। A debenture certificate contain the term of the repayment of the principal sum at a specified date and the term of payment of interest at the fixed percentage। कहते हैं सर जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं। डिबेंचर तो लोन का पार्ट है, तो क्या क्या लिखा होता है देखो। कहते हैं सर उसमें सबसे पहली बात तो रीपेमेंट, यानी उसके रिडेम्पशन, रिडेम्पशन को ही रीपेमेंट कहते हैं। रीपेमेंट को कॉमर्स में रिडेम्पशन कहा जाता है। रीपेमेंट को कॉमर्स में, रीपेमेंट को ही कॉमर्स में रिडेम्पशन कहा जाता है डियर। अच्छा सर, कहते हैं रीपेमेंट या रिडेम्पशन या रिफंड या रिटर्न की कंडीशन लिखी होती है कि प्रिंसिपल मनी कब रिफंड होगी, किस डेट पर रिटर्न होगी और किस मेथड से रिटर्न होगी। इंस्टॉलमेंट में वापस होगा, लमसम वापस होगा या किसी और मेथड से आपको वापसी करना है, वो सारी बात डिबेंचर सर्टिफिकेट यानी उस पीस ऑफ पेपर में लिखा होता है जो कंपनी डिबेंचर को होल्ड करने के बदले में डिबेंचर होल्डर को देती है। अच्छा जी सर। At a specified date
एंड द टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स परसेंट, साथ में उस डिवेंचर सर्टिफिकेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसके पेमेंट की बात भी इसमें लिखी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट विच इज रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन बाय द कंपनी। अगर आपने डिफिनेशन को अच्छे से पढ़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच के स्टूडेंट हैं तो हम लोग ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट की बात आप मेरे से मत सीखिए, अभी आपको करना पड़ेगा। आप अगर नहीं पढ़ेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन तो यहां से हर हाल में आएगा, हर हाल में आपको क्वेश्चन मिलेगा डिवेंचर से, एमसीक्यू मिलेगा, थियरी मिलेगा, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको किसी भी चैप्टर की थियरी नहीं छोड़नी है, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो कैश फ्लो हो, चाहे वो रेशियो एनालिसिस हो, चाहे वो आपका पार्टनरशिप हो। आपको हर चैप्टर की थियरी मेरे नोट से, अगर आपने अब तक कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कॉमर्स एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी क्लासेस, वीडियो लेक्चर, साथ में स्टडी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। साथ में आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं और पहली बार आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो आप YouTube पर जाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आते हैं टॉपिक पे। एक अगला टॉपिक है बॉन्ड। सर ये बॉन्ड क्या होता है? नाम तो थोड़ा सा सुना है, लिखा है इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट डिवेंचर, दैट ऑफ अ डिवेंचर। कहते हैं डिवेंचर के सिमिलर होता है। एक्चुअली बॉन्ड आप देखेंगे ना तो गवर्नमेंट इशू करती है। सर हमने तो भरने वाला बॉन्ड सुना है, एक बॉन्ड जो होता है लाइक एज गारंटी भरी जाती है, ये बॉन्ड भरने वाला बॉन्ड नहीं है। क्या है सुनते हैं इसके बारे में। लिखा है ट्रेडिशनली बॉन्ड हैड बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट बट नाउ अडेज दीज आर आल्सो बीइंग इशूड बाय वेरियस सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं सर एक्चुअली में ये पहले इशू किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, आज की डेट में ये नॉन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के द्वारा भी इशू किया जाता है। बॉन्ड में ही आपका एक जीरो कूपन बॉन्ड आता है। इसमें होता क्या है कि सर 1000 रुपए का मान लीजिए बॉन्ड है, लाइक इस डिवेंचर ही बॉन्ड है ऐसे मानकर चलो आप। डिवेंचर और बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड को ZCB कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड, जिसके बारे में यहां पर चर्चा की भी गई है। ये आप देखेंगे तो आपको जीरो कूपन बॉन्ड मिलेगा। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या आइडिया कि मान लो 1000 रुपए का डिवेंचर है, 1000 रुपए के डिवेंचर को 10% की रेट पर कंपनी को इशू करना है। कंपनी क्या करती है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं करती है। 1000 के डिवेंचर को कंपनी इशू कर देती है, बॉन्ड इशू कर देती है 900 रुपए में, और इसके होल्डर को कहती है 1 साल बाद जब मुझे आप मेरा बॉन्ड लेकर आओगे तो हम आपको बदले में 1000 रुपए का डिवेंचर, आपको 1000 रुपए का बॉन्ड देंगे। यानी 900 रुपए का आपको क्या मिलने वाला है? सर 900 रुपए का आपको एक बॉन्ड मिलेगा जिसकी एक्चुअल कीमत है कितनी? 1000 रुपए। कंपनी क्या कहती है? कहती 1000 का बॉन्ड हम आपको 900 रुपए में देंगे, 1 साल तक आप इसको अपने पास रखिएगा। 1 साल बाद के बाद जब आप यही बॉन्ड लेकर मेरे पास आइएगा तो हम आपको बदले में वापसी में बॉन्ड आपसे लेंगे और 1000 रुपए हम आपको देंगे। यानी आपको 100 रुपए उस बॉन्ड पे रिटर्न के तौर पर मिले। इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन उसका रिटर्न पहले से डिसाइड हो जाता है। उसकी रिटर्न को माइनस करके आपको वो डिवेंचर, वो बॉन्ड इशू किया जाता है। पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको बात समझ में आएगी। थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए सर आगे चलें। हाँ सर आगे चलते हैं। आगे आपको क्या मिल जाएगा? टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बताना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बहुत सारे, तो आपको चलिए हम बता देते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर में टाइप्स ऑफ डिवेंचर में लिखा है अ कंपनी में इशू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिवेंचर। पहला क्या है? सिक्योर्ड आर्ड मॉर्टगेज डिवेंचर। जिन डिवेंचर तो एक तरीके का लोन होता है, जिन डिवेंचर या सिक्योरिटीज के पीछे सिक्योरिटी रखी जाती है, जिस डिवेंचर के पीछे सिक्योरिटी रखी गई है उसे हम सिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। जिस डिवेंचर के पीछे सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है उसे हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर या मॉर्टगेज, नॉन मॉर्टगेज डिवेंचर कहते हैं। सिक्योर्ड का मतलब मॉर्टगेज ही होता है, मॉर्टगेज का मतलब होता है बंधक ऋण। बंधक
क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपने लोन लिया, लोन के बदले में आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रख दिया, उसी को हम मॉर्टगेज लोन कहते हैं, और यानी उसे हम सिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड डिबेंचर भी कह सकते हैं। जिस डिबेंचर के पीछे सिक्योरिटी रखी गई है सर वो सिक्योर्ड है, जिसके पीछे सिक्योरिटी नहीं रखी गई है वो हमारा कैसा है, अनसिक्योर्ड है। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या है, बियरर डिबेंचर क्या है, रिडीमेबल डिबेंचर क्या है। रिडीमेबल डिबेंचर डियर वो डिबेंचर है जिनका रिडेम्पशन किया जा सकता है, और इररिडीमेबल डिबेंचर वो है जिनका रिडेम्पशन नहीं किया जा सकता है। आज की डेट में कोई भी कंपनी आपको इररिडीमेबल डिबेंचर की नहीं मिलेगी, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आप थोड़ा सा कवर करते चलेंगे। चलें सर आगे। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब जिसको शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब जिसको शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। सर शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस बताइएगा। हमने तो आपको पहले ही बता दिया शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस जब टॉपिक पढ़ा रहे थे कि शेयर कैपिटल का पार्ट है, डिबेंचर लोन का पार्ट है। शेयर पे डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। शेयर को होल्ड करने वाला शेयर होल्डर कहलाता है, डिबेंचर को होल्ड करने वाला डिबेंचर होल्डर कहलाता है। शेयर के बदले में जो शेयर होल्डर होता है हमारा, वो कंपनी में उसका वोटिंग राइट होता है। डिबेंचर होल्डर का कंपनी में वोटिंग राइट नहीं होता है। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। शेयर होल्डर कंपनी की इंटरनल पार्टी होती है, डिबेंचर होल्डर कंपनी की एक्सटर्नल पार्टी होती है। सारी बात हमने आपको बताई, हमने सारी बात आपको समझाई, ये सारी बात आपको पता भी होगी। चलें आगे। जी सर चलते हैं। तो ये बात आप पढ़ेंगे डिफरेंस के बारे में, वो आप कर भी लेंगे। ये सारी बात यहाँ पे है। जैसे शेयर को कभी डिबेंचर पे नहीं इशू कर सकते, सॉरी शेयर को कभी हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। जब शेयर का और डिबेंचर का टॉपिक आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इशू ऑफ डिबेंचर। अब आ जाते हैं आज की क्लास में, प्रैक्टिकल अप्रोच हम आपके साथ शुरू करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर क्या है सर? जैसे आपने पढ़ाया था इशू ऑफ शेयर, सेम वही कहानी इशू ऑफ डिबेंचर में भी होने वाली है। हाँ सर बिल्कुल सेम होने वाली है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर में दो ऑप्शन है। क्या सर? या तो हम इशू करेंगे किस पे, फॉर कैश डिबेंचर इशू करेंगे, या तो हम कैश के लिए या हम अदर देन कैश के लिए करेंगे। अदर देन कैश कंसिडरेशन करेंगे, कैश कंसिडरेशन। ओके सर। फिर जब हम कैश के लिए करेंगे ना तो सर इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है सर कैश वाले में? कैश वाले में सर पहला ऑप्शन है, या तो हम लमसम मेथड से करेंगे, या तो सर हम इंस्टॉलमेंट मेथड से करेंगे। सेम कहानी यहां पर भी है, या तो हम लमसम मेथड से करेंगे, या तो हम लमसम मेथड से करेंगे, या तो हम इंस्टॉलमेंट मेथड से करेंगे। ठीक है, ये सेम कहानी आपने शेयर में पढ़ी थी, सेम कहानी, सेम वही बात यहाँ फिर से रिपीट हो रही है। ओके सर। अब आपको एक नया पॉइंट यहाँ पर मिलेगा जो आपने शेयर में नहीं पढ़ा था, कि इन तीनों में से आप जब इन्हें मार्केट में इशू करने जाएंगे तो लमसम में या तो आप इन्हें इशू कर सकते हैं किस पे, एट पार पे, या तो एट प्रीमियम पर, या तो एट डिस्काउंट पर। ये सब के लिए कॉमन है पॉइंट। या तो इशू एट पार होगा, या तो इशू एट प्रीमियम होगा, या तो इशू एट डिस्काउंट होगा। ये यहाँ के लिए भी कॉमन है, सेम इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। यहाँ भी या तो इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। पार क्या है? फेस वैल्यू, जो क्वेश्चन की फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पर हमने इशू किया तो हमारे लिए क्या लगता है, एट पार। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हमने एट पार। एट प्रीमियम क्या है? एट प्रीमियम का मतलब होता है एट प्रीमियम फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू। एट डिस्काउंट का मतलब क्या है? जब फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एट डिस्काउंट। तीन ऑप्शन है हमारे पास, या तो पार, या तो प्रीमियम, या तो डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला पार्ट आपने शेयर वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा था क्योंकि वहाँ पे नहीं था, बाकी सारी बात आप पढ़ चुके हैं। कोई डाउट?
नो डाउट सर। चलिए जनरल एंट्री में आते हैं, आपको बताते हैं जनरल एंट्री। इंस्टॉलमेंट मेथड करा रहे हैं, सबसे पहले मेथड कौन सा करा रहे हैं? लमसम बहुत आसान है। लमसम मैंने शेयर में आपको नहीं कराया था, क्यों नहीं कराया था? जानबूझ करके डिबेंचर में कराएंगे। चलो हम आपको लमसम बता देते हैं पहले। लमसम क्या होता है? देखो लमसम में अगर आप लमसम मेथड से एंट्री कर रहे हैं, चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर, तो लमसम मेथड से आप एंट्री क्या करते थे? शेयर वाला मैं आपको बताता हूं, फिर उसी के साथ डिबेंचर बता देंगे। आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी, एक ही एंट्री में सब कवर करना पड़ेगा। और जब भी लमसम वाली एंट्री होती है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री मर्ज हो जाती है लमसम में। तो एंट्री बनती है क्या? शेयर, सर पहली एंट्री तो रिसीव करने की होती है, एप्लीकेशन की एंट्री सबसे पहले हम करते हैं। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ करेंगे। लमसम में एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मर्ज हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। और दो एंट्री में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरा पैसा आप लमसम में नहीं एक बार में मंगा रहे हो। तो आपकी एंट्री क्या बनती है सर? एंट्री बनती है रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये लमसम की कहानी है। लमसम में आपको दो ही एंट्री करनी होगी और एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हमेशा मर्ज करोगे। शेयर में, डिबेंचर में भी सेम कहानी है। दूसरी एंट्री क्या करते हो सर? ड्यू करने की करते हैं। क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, तो शेयर एप्लीकेशन एंड साथ में क्या लिख देना? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में सर क्या है? प्रीमियम है, तो टू क्या कर लेंगे? एसपीआर भी कर लेंगे। नहीं है प्रीमियम तो एसपीआर नहीं करेंगे, हटा देंगे। मान लो क्वेश्चन कहता है कि 50,000 शेयर इशू किए गए @10 ईच, तो 50,000 शेयर अगर आपने इशू किया @10 ईच, तो चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, 50,000 इंटू क्या करोगे? 10, क्योंकि एक बार में ही तो पैसा मंगाना है आपको। लमसम का मतलब तो एक ही बार होता है ना। तो 5 लाख डेबिट, 5 लाख आपका क्रेडिट हो जाएगा। सेम कहानी, 5 लाख आपका यहां पर डेबिट, 5 लाख आपका यहां पर क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताएं। कोई समस्या आपको नहीं आएगी अगर आप चीज़ों को फॉलो करते चलेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री होगी। सर अगर यही एंट्री हमारी डिबेंचर में होती तो क्या करते? डिबेंचर में होती तो देखो क्या करते, सेम लमसम में शेयर डिबेंचर, इसीलिए हम आपसे करेंगे सिमिलर है। तो आप एंट्री करते, पहली एंट्री एप्लीकेशन की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिबेंचर के साथ हमेशा लिखा रहेगा। मान लो 9% लिखा है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या चेंज किया आपने? जहां शेयर था वहां पर आपने केवल डिबेंचर लिख दिया। डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, जिसका कैलकुलेशन का कोई रोल नहीं है, केवल आपको कैरी करना पड़ता है। डिबेंचर के पहले उसका रेट आपको लिखना पड़ता है। ओके सर। अगली एंट्री क्या होती है? अगली होती है ट्रांसफर करने की। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखना होता है? 9% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ कैपिटल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि शुरुआत में हमने पढ़ा दिया डिबेंचर लोन का पार्ट है, कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो टू डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। 50,000 थे, रेट कितना था? 10 का, तो कितना अमाउंट हो जाएगा सर? 5 लाख, 5 लाख। क्या डिफरेंस है दोनों में? कहीं कोई डिफरेंस है? ये मेथड हमने आपको वहाँ शेयर में नहीं पढ़ाया था, जानबूझकर नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ये मेथड हमको यहाँ पढ़ाना था। तो मैंने कहा जब यहाँ कवर करेंगे तो साथ में आपको वहाँ पर हम बताते चलेंगे, दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सेम ही तो है सर। यहाँ पे मैं 5 लाख कर देता हूँ, तो ये आपका 5 लाख, ये आपका 5 लाख। आप चेक करिए ध्यान से कि क्या अंतर है। बैंक डेबिट था, यहां भी बैंक डेबिट है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखा था, डिबेंचर में होंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर देंगे। फिर जो सर यहां क्रेडिट करते हैं वही डेबिट करते हैं, सेम कॉपी पेस्ट 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। यहां पर टू शेयर कैपिटल लिखा था, क्योंकि शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, डिबेंचर लोन का पार्ट होता है, तो टू 9% आपको डिबेंचर लिख देना है। वैल्यू आपकी सेम है। ये हो गया आपका लमसम मेथड। पॉइंट क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने आपको बताया कि अगर हम इंस्टॉलमेंट मेथड पे होंगे, लमसम मेथड खत्म, इंस्टॉलमेंट मेथड पे होंगे तो हमारी एंट्री कैसे होगी। इंस्टॉलमेंट मेथड में
हम आपको पहले बताते हैं एट पार की कहानी। इंस्टॉलमेंट मेथड पे हैं और एट पार पे हैं। एट पार 3 केस हैं इसमें, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार की कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो एट पार में क्या करेंगे हम सर? एट पार में हमारी सबसे पहली एंट्री किसकी होती है सर? सबसे पहली एंट्री बनती है हमारी एप्लीकेशन की। वैसे इंस्टॉलमेंट में कितने आपके होते हैं इंस्टॉलमेंट? तो नॉर्मल 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। कॉल में 3 वैरायटी है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। जब भी इंस्टॉलमेंट मेथड की बात करेगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंस्टॉलमेंट मेथड के ही मिलते हैं। शेयर में भी, डिबेंचर में भी, कभी कभी आपको लमसम भी मिल जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके 3 इंस्टॉलमेंट है। कौन कौन सा? एप्लीकेशन है सर, अलॉटमेंट है और क्या है? कॉल है। पहली एंट्री कहाँ होती है? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की सबसे पहली एंट्री किस बात की होती है सर? एप्लीकेशन की सबसे पहली एंट्री रिसीव करने की होती है, क्योंकि सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन पैसा आता है, इसलिए हम रिसीव की एंट्री करते हैं। और एप्लीकेशन में आएगा तो क्या आएगा? फॉर कैश चल रहे हैं, अदर देन कैश की बात नहीं करें, कैश आएगा। कैश करेंट एसेट्स है, रियल अकाउंट का पार्ट बिजनेस में आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। 2, किस लिए पैसा आया? क्योंकि ये पैसा हमने कहां मंगाया था सर? एप्लीकेशन पे। तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सर ये 9% क्या है? मैंने एज्यूम किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी हर क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, जिसका कैलकुलेशन आपको नहीं करना है एंट्री करते समय, जब तक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक आपको ना पढ़ा दें। बस आपको रेट लिखते चलना है। इसका केवल ये मतलब होता है कि डिबेंचर 9% वाला है। एक्चुअली कंपनी में आपको कई सारे डिबेंचर मिलेंगे, 9% वाला भी होगा, 10% वाला होगा, 12% वाला होगा, 15% वाला होगा, 20% वाला होगा। जब तक आप रेट स्पेसिफिक नहीं करोगे तब तक वो डिबेंचर आपका डिफर नहीं हो पाएगा, एंट्री करने में दिक्कत आएगी। पता लगा किसी का इंटरेस्ट जाना है, 9% वाले का इंटरेस्ट जाना है, आप 12% वाले का इंटरेस्ट पे कर दे रहे हैं, तो आपकी अकाउंटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अब उसको हमें बाइफरकेट करने के लिए उसका रेट हम उसके साथ कैरी करते चलेंगे, डिबेंचर के साथ लिखते चलेंगे। ये सर रिसीव की एंट्री हो जाएगी। अगली एंट्री किस बात की होती है सर? ड्यू करने की होती है। तो जब ड्यू करने की एंट्री आप करते हो तो क्या एंट्री करते हो सर? वहां लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां क्या लिखेंगे? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ओके सर। 2 कैपिटल लिख दूं सर? डिबेंचर में कैपिटल नहीं लिखा जाता है, तो 2 क्या लिखेंगे? 9% डिबेंचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? 9% डिबेंचर अकाउंट लिख देंगे, काम खत्म। वैल्यू सेम वैसे जैसे शेयर में रखते थे, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू रेट। एप्लीकेशन का रेट क्वेश्चन में दिया होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर आपको क्वेश्चन में बताएगा। 50,000 डिबेंचर है, रेट आपका 2 है, तो 50,000 2, 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट, जितने से रिसीव उतना आप ट्रांसफर कर देंगे। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए अगली एंट्री कहां पे करते थे सर? अगली एंट्री हम लोगों की होती थी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की जब हम एंट्री करेंगे, यहां पर मैंने लिखा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहली एंट्री किस बात की करते थे सर? ड्यू करने की। अलॉटमेंट की पहली एंट्री ड्यू करने की होती है। और क्या एंट्री बनती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसा हम शेयर में किया करते थे। डिबेंचर में तो शेयर का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट। और दूसरा क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में एट पार की बात कर रहे हैं तो प्रीमियम की कोई बात सोच ही नहीं सकते हम लोग। सिंपल कहानी सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने ड्यू कर लिया, दूसरी वाली एंट्री में हमने रिसीव कर लिया। और यही काम तो शेयर में भी करते थे कि केवल एप्लीकेशन की पहली एंट्री हमारी रिसीव की होती है, बाकी सारी एंट्री हमारी क्या होती हैं सर? बाकी सभी एंट्री में पहले हम ड्यू करते हैं, बाद में रिसीव करते हैं। रिसीव करते समय बैंक हमेशा डेबिट होगा। रिसीव करोगे तो क्या रिसीव करोगे? कैश या पैसा, मनी रिसीव करोगे। तो रिसीव करते समय बैंक को आप डेबिट करोगे। क्रेडिट किसको करना है सर? जिस स्टेज पे आप रहोगे। एप्लीकेशन के स्टेज पे हो तो एप्लीकेशन दिखा दो, अलॉटमेंट के स्टेज पे है तो अलॉटमेंट दिखा दो। जब आप ड्यू करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो आपका डेबिट
डिबेंचर क्रेडिट जाएगा, डेबिट में क्या जाएगा, जिस स्टेज पे आप रहोगे। जैसे मैं आपसे कह दूं फर्स्ट कॉल पे मैं डिबेंचर का पैसा रिसीव कर रहा हूं, बताओ रिसीव की एंट्री क्या होगी। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ फर्स्ट कॉल पे पहली एंट्री रिसीव की होगी कि ड्यू की होगी, तो आप कहोगे सर आपने ही बताया है कि एप्लीकेशन की पहली एंट्री केवल रिसीव की होती है, बाकी अलॉटमेंट के बाद जितनी भी एंट्री हम लोग करेंगे पहली एंट्री ड्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। सर इसका मतलब हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, ड्यू करने वाले। किसको, फर्स्ट कॉल को। जब फर्स्ट कॉल को आप ड्यू करोगे तो क्या एंट्री आपकी बनेगी, सर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ड्यू करने की एंट्री बन गई। रिसीव करेंगे तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सिंपल। सेकंड कॉल का रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल। अलॉटमेंट का रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अच्छा ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री बनेगी एप्लीकेशन में, सर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे या ड्यू करेंगे या डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, ड्यू करने की क्या एंट्री बनती है, तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मैंने कहा अच्छा अलॉटमेंट ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कॉमन क्या, डिबेंचर हर जगह कॉमन है, यही बात तो सिखा रहे हैं। रट्टाफिकेशन नहीं करो, समझो, दो एंट्री पढ़ लिए सारा काम खत्म। आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे कि सर रिसीव में बैंक डेबिट होता है, याद रहेगा जहां रिसीव करेंगे क्रेडिट उसको कर देंगे, स्टेज का नाम लिख देंगे, बैंक तो डेबिट रहना ही है। ट्रांसफर करते समय ये पता है कि शेयर में कैपिटल और डिबेंचर में डिबेंचर का नाम लिखा जाता है, क्रेडिट में जिस स्टेज पे होंगे वो डेबिट में चला जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ आएगी। तो एंट्री आपको समझ में आ गई। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके इस पे दिखा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपके यहां पर क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा एबीसी लिमिटेड इशूड 60,000 5% डिबेंचर at the rate 10 each। एप्लीकेशन क्वेश्चन में आपको बताया गया 3, अलॉटमेंट क्वेश्चन में आपको बताया गया 4, फर्स्ट कॉल क्वेश्चन में आपको बताया गया 1, सेकेंड कॉल क्वेश्चन में आपको बताया गया 2। कितना बता दिया गया, 2। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री, जनरल एंट्री। अच्छा जी सर, क्वेश्चन पे आ जाएं जी, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में पहली एंट्री कहाँ पे करेंगे सर, बैंक की, बैंक रिसीव की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट वाला है, 5%, टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे, पहले एक एंट्री और कर लेते हैं सर, कौन सी, ड्यू वाली। 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, 5% डिबेंचर अकाउंट, यही तो करेंगे। एनी डाउट, नो डाउट सर, आगे चलें जी सर। चलिए अमाउंट पहले फिल कर लिया जाए, तो फिल कर देते हैं अमाउंट। कितने हैं हमारे डिबेंचर, सर डिबेंचर थे 60,000, यहाँ का रेट कितना है एप्लीकेशन का, देख लेते हैं, शायद 2 था, एप्लीकेशन का रेट 3 है, 60,000 डिबेंचर है, सॉरी 60 × 3, तो बताओ एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा। सर यहाँ लिख देंगे 60,000 डिबेंचर है, रेट है यहाँ का 3, तो 60 × 3 कितना बन जाएगा, 1,80,000, 1,80,000 बन जाएगा। ये कोई डाउट, नो डाउट सर। कहते हैं सर अगली एंट्री किस बात की होगी, अगली एंट्री आपकी बनेगी अलॉटमेंट की। कहाँ की एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की, सर अलॉटमेंट की पहली एंट्री होती है ड्यू करने की, दूसरी एंट्री होती है आपकी रिसीव करने की। तो लिखा हमने डिबेंचर, सर ऐसे डिबेंचर कैसे लिख दोगे आप, 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, 5% डिबेंचर अकाउंट, 5% डिबेंचर अकाउंट कर देंगे। अच्छा सर, और क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे। रेट कितना है सर? तो रेट है सर क्वेश्चन में आई थिंक 4 है, 4 चेक कर लेते हैं सर। अलॉटमेंट का रेट 4 है। 60 × 4 कितना अमाउंट आएगा? 60 × 4 करेंगे सर तो आ जाएगा आपका 2,40,000। तो 2,40,000 हमने यहाँ डेबिट कर दिया, 2,40,000 हमने यहाँ पर क्या कर दिया? क्रेडिट। वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसा इसमें नया नहीं है जो आपको समझ में ही ना आए। अगर आपने शेयर पढ़ा अच्छे से तो डिबेंचर 100% कंप्लीट है। आपका रिवीजन हो रहा है एक साथ। जिन्होंने शेयर नहीं पढ़ा और डिबेंचर पढ़ते हैं तो उनका शेयर क्लियर हो जाएगा। सर अगली एंट्री कहाँ पे बनेगी? फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट कॉल। एट पार क्वेश्चन करा रहे हैं अभी, प्रीमियम की कहीं कोई बात नहीं है। फर्स्ट कॉल पे भी पहली एंट्री क्या करोगे सर? ड्यू करोगे। क्या एंट्री बनेगी? 5% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये तो करेंगे। हाँ सर। 2 5% डिबेंचर अकाउंट। अगली एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना सर? रेट 1 है, 60,000 × 1 कितना अमाउंट लिख दें सर? वेरी सिंपल, 60,000 60,000। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 60,000, यहाँ पर भी हमने लिख दिया 60,000। डेबिट कर दो 60, अब क्रेडिट कर दो कितना? 60,000। कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो डाउट, नो क्वेरी सर। सेकेंड कॉल, लास्ट एंट्री खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्लास खत्म। आज की क्लास में केवल यहीं तक का क्वेश्चन लेंगे, फिर अगली क्लास में हम आपको कराएंगे क्या? इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट की डिटेल हम आपको अगली क्लास में कराने वाले हैं। हाँ जी सर। तो यहाँ पर आपकी सेकेंड कॉल की एंट्री होनी है। क्या बनेगी सेकेंड कॉल की एंट्री? सर सेम 5% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? टू 5% डिबेंचर अकाउंट। और अगली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। एनी डाउट? नो डाउट सर। अमाउंट फिल करें 60,000 × 2, 2 रेट है तो 1,20,000 यहाँ पर, 1,20,000 यहाँ पर, 1,20,000 यहाँ पर और 1,20,000 यहाँ पर। ओके सर, क्वेश्चन कंप्लीटेड। ये आपका था एट पार पर डिबेंचर। डिबेंचर की सारी बेसिक कहानी, एक क्वेश्चन भी करके हमने आपको दिखाया, प्रेजेंटेशन कैसे होगा। एग्जाम में या टेस्ट में जब आप क्वेश्चन करेंगे डियर, तो डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट यानी जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। आप ऐसे मेरी तरह रफली क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हर एंट्री के बाद आपको नरेशन लिखना होगा। राइटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन गलत होने का मतलब ये है कि सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। एग्जामिनर के सामने आप नहीं होंगे, आपकी कॉपी होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी कॉपी को इस तरीके से एग्जामिनर तक प्रेजेंट करना है कि जो बात आप कहना चाहते हैं उस बात को एग्जामिनर को समझ में आ जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो साल भर की मेहनत और आपने जितनी पढ़ाई की सब आपके लिए जीरो हो जाएगा। सो प्लीज़ आप अपनी राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखेंगे। अकाउंट में प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आप सभी से ये कहा कि अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, आपको हमारी क्लासेज पसंद आ रही हैं, तो आप मुझे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंस्टा पर भी हम आपको मिलेंगे, जहाँ पर हम आपको क्लासेज की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम बीच में देते रहते हैं। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, साथ में आपको फ्री क्लासेज की सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में आपके पास टेलीग्राम का ग्रुप होगा। अगर आपने टेलीग्राम अब तक नहीं हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे सारे स्टडी मैट हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आप टेलीग्राम पे कॉमर्स एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। साथ में अगर आपने अभी तक मेरा कॉमर्स एकेडमी का ऐप
डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि कॉमर्स एकेडमी के ऐप पर आपको सारी फ्री क्लासेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अभी तक डाउनलोड कर चुके होंगे। नहीं किया है तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें। आप सभी के इसी प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है एकेडमी को और हमें भी, और उन सभी बच्चों तक इसे शेयर करिए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ने के लिए संसाधन नहीं मिल पा रहे, अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा है, उनको गाइड नहीं किया जा पा रहा है। तो आपको सारी चीज़ें मेरे थ्रू मिलेंगी। आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है। एकेडमी के लिए क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आपको शेयर कर देना है। शेयर जितना ज़्यादा आप करेंगे मेरे लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी मेरी बढ़ती जाएगी, मैं उतनी एनर्जी से आप तक अपनी क्लासेज पहुँचाता रहूँगा। कुछ बच्चों का यह डाउट था सर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बाईलैंग्वेज में भी पढ़ा रहा हूँ, बाद में आपको प्योर हिंदी प्योर इंग्लिश दोनों लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।